Good morning, students. I am Ajay sir, and now you are watching the YouTube channel of Aryan's English classes. इससे पहले नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें हमने नेशनलिज्म का मतलब बताया और किस तरह से यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक चला, इन सारे चीज़ को दिखाया गया। आज हम नॉन कॉपरेशन के बाद भारत की क्या स्थिति थी, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1926 टू 1929। यह समय था ग्रेट डिप्रेशन का। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उस समय पूरे दुनिया के जो भी सोल्जर्स थे, सैनिक थे, युद्ध समाप्त होने के कारण अपने अपने घर लौट गए और इन लोगों ने गांव में खेती करना स्टार्ट कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि इतना ज़्यादा फूड स्टफ उपज गया कि उसकी रेट जो है डाउन होने लगी। यहाँ तक कि जो भी अनाज थे उसके खरीदार नहीं मिल रहे थे। इस समय को ही ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस समय अमेरिका सबसे बड़ा क्रेडिटर बन गया और जो यूरोप पहले क्रेडिटर था, अब वह अमेरिका का डेबिटर बन गया। ऐसा माना जाता है कि इस समय अमेरिका के लगभग 4000 बैंक कोलैप्स हो गए और लगभग 1 लाख से अधिक इंडस्ट्रीज बंद हो गए। फिर हम बात करते हैं 1928 साइमन गो बैक। ये एक तरह का कोटेशन है जो भारत के कांग्रेस लीडर्स के द्वारा दिया गया, साइमन गो बैक। वास्तव में साइमन मेनली उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे जिनको भारत भेजा गया था इस काम के लिए कि भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इन फ्यूचर के लिए, उसको हेड किया जा सके। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन था कि इसमें एक भी इंडियन सदस्य नहीं थे और कांग्रेस का ये मानना था कि भारतीयों की परेशानी भारतीय ही समझ सकते हैं, जिसके हेड सर जॉन साइमन थे, जिसके कारण इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। और जिस समय साइमन इंडिया पहुंचा, उसी समय जो है कांग्रेस के लीडर्स ने उसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ब्लैक बैनर दिखाया और साइमन गो बैक का कोटेशन दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर 1929 की। यानी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना नहीं था इंडिया में, भविष्य में कैसी योजना हो इसकी चर्चा की जानी थी, जिसके कारण जिस समय साइमन कमीशन असफल हो गया, उसके बाद जो है पहली बार यह काम लॉर्ड इरविन ने करना चाहा और उन्होंने गांधी जी को एक तरह से इनवाइट किया लंदन आने के लिए और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया और फिर दिसंबर 1929 में जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे, लाहौर सेशन में इन लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। इनका मानना था कि हमें आंशिक आज़ादी नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें जब भी चाहिए तो पूरा भारत जो है वो आज़ाद होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1930 की। जैसा आज भी आप देखते हैं कि 26 जनवरी को हमारे देश में हर एक साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। वास्तव में यह इसी डेट के ऑनर के लिए किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने यह फैसला लिया था कि हर एक साल जो है वह 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, जो परंपरा लगातार चली आ रही है और इन फ्यूचर भी चलती रहेगी। फिर हम बात करते हैं 31 जनवरी 1930। इस समय जो है गांधी जी ने एक पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को और उनसे भारत के समाज में रहने वाले अलग अलग वर्ग से संबंधित जो भी समस्याएं थी उससे रिलेटेड 11 मांग रखी और उसको पूरा करने का समय दिया कि किसी भी तरह जो है 11 मार्च तक अगर वह इस डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी। इस घटना को हिस्ट्री में गांधी इरविन पैक्ट के रूप में जाना जाता है। 12 मार्च 1930 यानी जिस समय 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बातों को नहीं सुना, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया, उसके बाद गांधी जी ने मन बनाया कि वह साल्ट मूवमेंट करेंगे। चूंकि इससे पहले भी गांधी जी
हर एक तरह का मूवमेंट कर चुके थे। वह चाहते थे कि भारतीयों को यूनाइट करें। गांधी जी को ऐसा लगा कि साल्ट चाहे अमीर हो गरीब हो, भारत के हर एक वर्ग के किचन से रिलेटेड है, जिसके कारण उन्होंने इसको एक माध्यम बनाया पूरे भारतीयों को एक साथ एक मंच पर लाने का। और 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ दांडी की यात्रा पे निकले। यह 240 मील लंबा था। प्रत्येक दिन यह फैसला लिया गया कि 10 मील की दूरी तय की जाएगी। और इस बीच जो है गांधी के आने की सूचना गांव वालों को मिलती और औरत मर्द बच्चे ये सारे गांधी के पास पहुंचते और गांधी जी जो है उनसे डिस्कशन करते कि इन फ्यूचर जो है वह क्या करने वाले हैं या फिर वह साल्ट मार्च क्यों कर रहे हैं। अंततः जो है यह मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को, जिस समय गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ दांडी नामक जगह पे पहुंचे, जो गुजरात का एक कोस्टल रीजन है। और एक तरह से समुद्र के पानी को हाथ में लेकर और उन्होंने नमक से संबंधित कानून को तोड़ने का काम किया। और उसके बाद जो है यह माना गया कि हर एक भारतीय ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए किसी भी आदेश को मानने से मना कर दिया, उसके कानून का फॉलो न करने का मन बनाया, किसी भी तरह का टैक्स पे करना बंद कर दिया। एक तरह से साइन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत का। फिर हम बात करते हैं 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन पैक्ट को कॉल्ड ऑफ कर दिया और इसके बाद जो है दिसंबर में ये मन बनाया कि वह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन जाएंगे। लेकिन जिस समय वह लंदन गए, वहाँ जिस तरह से ब्रिटिशों का व्यवहार था, गांधी जी को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन आ गए हैं। अंततः जो है वह वापस डिसअपॉइंटेड वे में इंडिया लौट गए। इंडिया आने के बाद उनको मालूम चला कि यहाँ अंग्रेजों ने उनके साथ जो है डबल गेम खेल दिया है। कांग्रेस को एक तरह से वैसी पॉलिटिकल पार्टी घोषित करती है जो इलीगल है, और कांग्रेस के जो भी बड़े लीडर्स थे उन सारे को पकड़ के जेल में डाल दिया। हालांकि इससे पहले गांधी जी ने उस समय जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का मन बनाया था, जिस समय अंग्रेजों ने लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया था और कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर थे जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन सारे को अरेस्ट कर लिया था। फिर हम बात करते हैं सितंबर 1932। यह हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दिन जो है गांधी और अंबेडकर के बीच एक पैक्ट हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वास्तव में अंबेडकर जो दलितों के लीडर थे, अंबेडकर के साथ साथ और भी कई ऐसे समाज के लीडर थे जो दलितों के हिमायती बनते थे। इनका मानना था कि वह जो है दलितों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मांग करेंगे, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इस बात का खिलाफत किया। उनका मानना था कि इस तरह से भारतीय यूनिटी को अंग्रेज जो है डिसयूनाइट करना चाहते हैं। और जब B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिए गए डिमांड को अंग्रेजों ने मान लिया, गांधी को ऐसा लगा कि अम्बेडकर के साथ समझौता कर लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है इन लोगों के बीच मतभेद न रहे। और अंततः जो है इस बात का डिसीजन किया गया कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित इलेक्शन समाप्त होगा उस समय जो है उसमें दलितों को भी पार्टिसिपेशन दी जाएगी। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ की रचना की, सबसे पहले जो है 1870 में उन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा, वंदे मातरम। शुरू में इस गाना का इस्तेमाल जो है क्रांतिकारी या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी किया करते थे, और बाद में जिस समय हमारा देश आजाद हुआ यह हमारे देश का राष्ट्रीय गान बन गया। हालांकि पहले जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गाना को वैसे ही सिंपल तौर पे लिखा था, बाद में अपने नोवेल में डाल दिया जिसका नाम था आनंद मठ। 1905 ऐसा माना जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की तस्वीर बनाई। उन्होंने दिखाया, पहली बार जो है फीमेल एल्गरी का इस्तेमाल किया
भारतीय सभ्यता को दिखाने के लिए, भारतीय स्वरूप को दिखाने के लिए, यानी यहाँ यह बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश के चाहे पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, सब ने अपने अपने तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो तस्वीर बनाई उसमें दिखाया कि भारत माता जो है बहुत दुखी है, उनका पूरा हाथ पैर जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक तरह से वह विक्षिप्त तस्वीर को दिखाना चाहते थे ताकि भारतीयों को जागृत कर सके। फिर हम बात करते हैं 1921 की। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया। इससे पहले जो भारतीय झंडा था वह 3 रंगों का था। 3 रंगों मतलब लाल, हरा और व्हाइट की जगह पीला रंग था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो शासित 8 प्रांत थे उसको दिखाया गया था। और अंत में जो है चांद और तारा के द्वारा यह दिखाया गया कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही फेज के लिए बने हैं। बाद में गांधी ने एक नया फ्लैग डिजाइन किया और इस फ्लैग का कलर जो है केसरिया, ग्रीन और व्हाइट बना दिया और इसके बीच जो है चरखा लगा दिया। अभी जो हम देखते हैं ये इसी झंडा से बनाया गया है। हालांकि इसमें गांधी जी के चरखा को हटाकर यहाँ अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय नेशनलिज्म लोगों के मन में जागृत हुई, किस तरह से गांधी जो है उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया। वह एक सिंगल मैन बन गए जिसने पूरी भारतीय स्वतंत्रता को एक नई दिशा दी। गांधी जी का भारतीय राजनीति में आना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल था और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा जो है पूर्णतः बदल गई। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको नजर आता है जो थर्ड लेसन में आपको लगे, जिसको नहीं बताया गया हो इस वीडियो लेक्चर में, आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि यह जो है आपके लिए एक फुल वीडियो है जो आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। धन्यवाद।